हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ फिर मैं हाजिर हूँ और आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आई हूँ और जिसका दूसरा वीडियो ये है। और कल मैंने 26 क्वेश्चन तक डील किया था। आज 27 क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। ये केवीएस प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसका ये 2017 का क्वेश्चन है और इसके आंसर वही है जिसे आयोग ने सही माना था। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपको मिलान करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? कीर्षकों के प्रकार है और क्षेत्र है कि इस प्रकार के कीर्षक जो है किस क्षेत्र में उस वक्त उपस्थित होते थे। जैसे कि आपका यहाँ पर ए में है पारूहल, बी में है मिरासदार, सी में है खुदकाश्त और डी में है धलकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 27 का आपका ए। 27 का आपका राइट आंसर होगा ए। तो ए के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे अगर, तो उसका राइट आंसर हो जाता है ए का 3। पारूहल कहाँ पाया जाता था? वो राजस्थान में पाया जाता था। ओके, अच्छा, मिरासदार कहाँ पाया जाता था? ये बी का देखिए 4। पारूहल राजस्थान में, मिरासदार महाराष्ट्र में। मिरासदार कहाँ? महाराष्ट्र में। तो माँ से मिला लेंगे तो समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। मिरासदार महाराष्ट्र में, पारूहल राजस्थान में। खुदकाश्त कहाँ पाए जाते थे? खुदकाश्त उत्तर भारत में। और ये है धलकर। धलकर कहाँ? ये दक्कन में। तो धलकर को दक्कन से भी मिला सकते हैं। और खुदकाश्त को उत्तर भारत से याद करने का एक सही तरीका ये रहेगा कि उत्तर भारत जो है ज़्यादातर जो है मुस्लिम शासकों का गढ़ रहा था मध्यकाल में, तो वहाँ पर उर्दू वर्ड ज़्यादा चल रहा था। तो ये खुदकाश्त उत्तर भारत में ही होगा और पारूहल वो राजस्थान में। ओके, नंबर 28 जो आपका है, ये क्वेश्चन आपका है कि मुगल जागीर निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। 4 ऑप्शन है जिसे पढ़कर आपको ये समझना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। और ये 27 का जो राइट आंसर है उसको टिक कर लेते हैं। वो था ए। वो कौन सा था? वो था ए। ओके, तो 28 का आपका आंसर जो है उसमें ऑप्शन है नंबर ए। मनसबदारों को उनके वेतन की एवज में तनख्वाह जागीर दी जाती थी। ओके, मनसबदारों को क्या दी जाती थी? उनके वेतन के एवज में जागीर दी जाती थी। किस काल में? ये है मुगल जागीर के बारे में बात हो रही है, तो ये सही है। नंबर बी, इनाम जागीर की एवज में, इनाम जागीर की एवज में किसी भी दायित्व की अपेक्षा नहीं की जाती थी। ठीक है, यानी कि जो इनाम के रूप में जागीर दी जाती थी, कोई जरूरी नहीं कि वो आपके लिए अपना दायित्व निर्वाह करे, वो तो आपने उसे इनाम में दिया है। मशरूत जागीरें शाशर्त होती थी, क्योंकि उसे देने से पहले उसके लिए कुछ कंडीशन तय किया जाता था, तब दिया जाता था। डी क्या है? अलतमगा जागीरें स्थानांतरणीय होती थी, जो कि गलत है। अलतमगा स्थानांतरणीय नहीं होती थी। तो इसमें आपको सही नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन का चुनाव करना है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 28 का। और नंबर 29 आपका है निम्नलिखित में से किस तारीख को एम के गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विधिवत प्रारंभ नमक कानून तोड़कर किया था? ओके, तो आपको यहाँ पर बताना है उसका डेट, उसका आपको डेट बताना है। नंबर ए में है 12 मार्च 1930, नंबर बी में है 30 अप्रैल 1930, नंबर सी में है 6 अप्रैल 1930, नंबर डी में है 12 मई 1930। तो यहाँ पर है कि नमक कानून तोड़कर विधिवत शुरुआत की थी सविनय अवज्ञा की, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 29 का सी। ओके, यानी दांडी यात्रा तो 12 मार्च से हुआ था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का विधिवत शुरुआत जो हुआ था
उसको नमक कानून तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपका पहला जो है वो है शुद्धि आंदोलन। क्या है? शुद्धि आंदोलन। नेक्स्ट है मेरठ षड्यंत्र केस। तीसरा है बंगाल का भीष्म अकाल। और चौथा है डायरेक्ट एक्शन। कौन सा है? डायरेक्ट एक्शन। तो इसका राइट आंसर के लिए आपको ऑप्शंस यहाँ दिया गया है कि आप उसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 1 2 3 4 जैसे दिया गया है बस उसी तरह से वो कालक्रम में है। पहले शुद्धि आंदोलन हुआ, फिर मेरठ षड्यंत्र केस हुआ, फिर बंगाल का भीष्म अकाल आया, फिर डायरेक्ट एक्शन दिवस भी मनाया गया। तो ये राइट आंसर में उसी तरह से रहेगा। नंबर 31 आपका है, निम्नलिखित विदेशी संविधानों में से किससे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार भारतीय संविधान में समाहित किया गया? भारतीय संविधान में क्या समाहित किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार। वो कहाँ से लिया गया है ये आप जानते हैं, पर यहाँ आंसर करना है। आपका ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन है आयरलैंड, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन है कनाडा। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? वो आयरलैंड से लिया गया था। राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर आपका है यहाँ पर बी। ओके फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 32 की तरफ। 32 में आपका क्वेश्चन है कि फारसी को प्रथम बार राजभाषा का दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि भारत में फारसी को राजभाषा का दर्जा किसने दिया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शेरशाह ने या जहांगीर ने? तो 32 का जो आपका आंसर है वो है बी। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं 33 की तरफ। 33 की तरफ क्या है? 1857 के विद्रोह के बारे में जो है परिणाम दिया गया है कि उसके कारण ये परिणाम हुए और इनमें से कौन एक नहीं था उसको आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है भारतीय सेना का प्रजातीय एवं क्षेत्रीय आधार पर पुनर्गठन, जो कि बिल्कुल सही है। 1857 के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो उसके बाद भारतीय सेनाओं को जो है प्रजातीय और क्षेत्रीय आधार पर संगठित किया गया था। नंबर बी है आपका नंबर बी है ब्रिटिश नौकरशाही द्वारा भारतीय समाज के नजदीक आने और उन्हें तुष्ट करने का प्रयास। तो आप बता सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ? जब जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उससे ये जाहिर होता है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम में ये बिल्कुल नहीं हुआ था कि उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारतीयों को तुष्ट करने का प्रयास किया हो, उनके नज़दीक आने का प्रयास किया गया हो। नहीं, बल्कि कानूनों को और भी ज़्यादा कठोर कर दिया गया था। तो हमारा आंसर तो यही मिल जाता है, पर देख लेते हैं कि सी और डी क्या बोल रहा है। तो पहले अपने आंसर को टिक कर लेते हैं। ये हमारा राइट आंसर होगा कि ये नहीं हुआ था। पर फिर भी सी क्या बोलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, सही बात है, और वो चला गया क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारंपरिक सम्राट वर्ग एवं सामंती तत्वों को प्राश्रय एवं समर्थन की नीति दी गई, और सही बात है। उसके बाद जो छोटे छोटे राजवंश थे उन लोगों को क्या दिया गया? अपने सपोर्ट में खड़ा करने के लिए उनको प्राश्रय दिया गया, उनको समर्थन दिया गया, ताकि ब्रिटिश शासन भारत में बनी रहे लंबे समय तक। 34 क्वेश्चन आपका है, प्राचीन नगर पुष्कलावती की पहचान की जाती है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि नेट में भी ये आ चुका है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर पुष्कलावती की पहचान की जाती है। कहाँ से की जाती है? 34 में आप देखिए कि वो किया जाता है, राइट आंसर हमारा पहले ही दे दिया है, चरसाड़ा से। ठीक है, ये इसका जो है नाम है।
उसके बाद यहाँ है परिहासपुर, पावागढ़, तक्षशिला नहीं, बल्कि उसका राइट आंसर है चरसाड़ा। पुष्कलावती की पहचान की जाती है चरसाड़ा से। 35 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण चित्रकार नहीं था? इनमें से चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं था। आपका यहाँ पर ऑप्शन है, रफेल नाम होता है पर यहाँ रैफेल दिया हुआ है। उसके बाद बी में है बोत्तिसेली, सी में टाइटन, डी में मजारिन। तो 35 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर मजारिन। मजारिन क्या था? मजारिन चित्रकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार में किस दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी? आपको इसके कूट की सहायता से बताना है कि उसकी सीढ़ियां जो है किस ओर बनी हुई थी। 36 का राइट आंसर आपका है यहाँ पर डी। किस तरफ बनी हुई थी? उसकी सीढ़ियां दक्षिण की ओर बनी हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 के बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ 36 का जो आंसर है डी होगा। तो ये है उत्तर और दक्षिण में किस ओर बनी थी उसकी सीढ़ियां? उत्तर और दक्षिण दो तरफ बनी हुई थी। 37 में आपका क्या है? 37 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के पास 1,80,000 गुलाम थे, जिसमें से 12,000 गुलाम शिल्प कार्य में कार्यरत थे। और मोस्ट फेमस गुलाम के लिए जो था सल्तनत कालीन एक ही शासक था। बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। 37 का आपका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। 38 क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग के लेखक कौन थे? विशुद्धिमग के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अश्वघोष, नागसेन, बुद्धघोष, नागार्जुन। तो विशुद्धिमग फेमस है बुद्धघोष के रचना के लिए। ओके, बुद्धघोष उसका लेखक था। 39 क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है पराजित नरेश और राजचेत, जिसे किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और ये पूछ रहा आपसे कि कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। तो देख लेते हैं, महेंद्रगिरी जो शासक था वो कहाँ का था? पृष्ठपुर, बिल्कुल सही है। विष्णुगुप्त जो शासक था कहाँ का? कांची का, ये भी सही है। और मंडराज जो शासक था यहाँ पर एरंडपल का दिया है, ये सही नहीं है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर सी होगा। व्याघ्रराज महाकांतार का था, ये बिल्कुल सही है। 40 क्वेश्चन जो है, दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, कर्मकांड एवं पुरोहित्य, बी है गौ पूज्य भाव, सी है पुरुष और स्त्री की समानता, डी है वेदों का अमोघत्व। क्या है? वेदों का अमोघत्व। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उनकी शिक्षा में क्या शामिल नहीं था। तो वो कर्मकांड और पौरोहित्य को वो नकारते थे। वो हिंदू धर्म में कर्मकांड को नहीं मानते थे दयानंद, और उसके लिए किसी पुरोहित का होना उनको आवश्यक नहीं लगता था। वे वेदों की ओर वापस आओ का उनका नारा था। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ए। 41 क्वेश्चन है कि किस शासक को उसके अभिलेख में कविराज कहा गया है? किस शासक को? यहाँ राइट आंसर आपका जो है पता ही है। कुछ साथी को जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ, पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, रुद्रदामन, सी में खारवेल और डी में है समुद्रगुप्त। तो कविराज के उपनाम से या उपाधि से जिनसे सम्मानित किया जाता है वो शासक है हमारा समुद्रगुप्त। 42 क्वेश्चन है कि दारा सिकों द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हिंदू मुस्लिम चिंतन के मिश्रण को दर्शाता है? यहाँ पर कुछ पुस्तकों के नाम दिया गया है और उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक जो है हिंदू मुस्लिम के चिंतन के मिश्रण को दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में है मजमाउल बहरैन, बी में है दबिस्तान मजाहिब और उसका सी ऑप्शन जो है
ये आ जाता है यहाँ सिर्रुल असरार, और डी है हकायत हिंदी। तो आपका राइट आंसर 42 का जो होगा वो है, दारा सिक्को के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम यहाँ पर ये है मजमउल बहरैन, जिसमें हिंदू मुस्लिम चिंतन का मिश्रण देखने को मिलता है। 43 क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा में प्रांतों से कितने सदस्य आने थे और रियासती राज्यों के कितने प्रतिनिधि पहुंचने थे? तो यहाँ पर आपको क्या है कि संख्या में से कौन सी सही है, कौन सी सही है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। ये दे रहा है 250 देसी रियासत से, प्रांतों से क्या 250, देसी रियासत 90, फिर 235। तो यहाँ सभी जो है प्रांत और देसी रियासत का ऑप्शन दिया है, और ये दिया है कि सही है। सही कौन सा है हमारा? 235 प्रांतों से और 89 जो है आपका वो देसी राज्यों से आना तय था। ओके, अब आइए 44 क्वेश्चन, तंत्रवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? बंगाल तंत्र उपासना का प्रमुख केंद्र था। ओके, यहाँ पर है कि सही नहीं है, वो आपको बताना है कि सही है, बंगाल तंत्र तो उपासना का प्रमुख केंद्र था जो आज भी है। उसके बाद आ जाता है वामाचार अथवा वाममर्गी का संबंध तांत्रिक उपासना से था। किससे था? तांत्रिक उपासना से था, सही बात है। उसके बाद गौड़ीय संप्रदाय तंत्र के बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, गौड़ तो बंगाल के ही नाम से है, अभी भी इसके क्षेत्र वहाँ मौजूद है। नव या न्याय नवीन तर्क दर्शन का प्रतिपादन चैतन्य ने गौड़ में किया था, जो कि सही नहीं है। चैतन्य अपने क्या थे? भक्ति में लीन रहते थे, उन्होंने कोई भी नवीन तर्क नहीं दिया था। 45 क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साम्राज्यवाद के प्रथम चरण, जिसे पुरातन साम्राज्यवाद कहा जाता है, की नहीं है? पुरातन साम्राज्यवाद कहा जाता है, उनमें से उसकी क्या है? ये यहाँ विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपका है विजयों के माध्यम से शक्ति का विस्तार। किसके माध्यम से? विजयों के माध्यम से। ओके, विजयों के माध्यम से शक्ति का विस्तार, बिल्कुल ये तो सही है, आपको बताना सही नहीं है। उसके बाद इनके विजयों में जहाज, कंपास, बंदूकों की सहायता मूल थी, बिल्कुल सही है। पुरातन साम्राज्यवाद की बात कर रहे हैं हम। ईश्वर, सोना और गौरव प्राथमिक प्रेरक थे, है ना। पहले वो क्या करते? साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए ईश्वर का प्रचार करने आते थे, फिर अपने सोना के लिए, या सोना जो वहाँ मौजूद था उसको पाने के लिए लालच हो जाते थे, फिर उसको क्या करते थे? उसी जगह पर अपना जो है साम्राज्य स्थापना करके गौरव की प्राप्ति करना चाहते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन अंग्रेज मार्ग प्रदर्शक के रूप में अग्रगामी थे, ये नहीं है, ये गलत है। ओके, अच्छा, नंबर 46 है आपका, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से एक कर संग्रह करता था। कौन जो है कर या टैक्स वसूल करता था? मैं इतनी स्पीड में इसलिए हूँ दोस्तों ताकि आपके समय की बचत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों तक पहुँच सके। आपका ऑप्शन है ए में अक्षवाप, बी में भागदूत, सी में बलाधिकृत, डी में संग्रहिता। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में एक कर संग्रह करता था, कौन सा था जो संग्रह करता था? तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर भागदूत। क्या था? ये एक टैक्स जमा करने वाला अधिकारी था उत्तर वैदिक काल में। 47 है, प्रथम धर्म युद्ध के दौरान सेनाओं में शामिल थे। कौन से जो है कंट्री के जो ग्रुप जो है इसमें क्या प्रथम धर्म युद्ध के सेनाओं में शामिल थे? तो 47 का आपका राइट आंसर है यहाँ पर सी, फ्रेंच और इटालियन जो है धर्म युद्ध में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
यहाँ 48 वर्तमान कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रतिनिधित्व करता है? वर्तमान में वो कौन सी जगह है जो कि पाटलिपुत्र था मौर्य काल में? तो हम सब जानते हैं कि वो अभी पाटलिपुत्र में कौन सा स्थान है। तो 48 का आपका हो जाता है बी, कुम्भहार। ओके, आपका 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी संस्थाओं को काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको काल कर्म अनुसार इसको संग्रहित करना है, सजाना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है डी, यानी कि पहले 3 फिर 1। 3 में क्या है? पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, पहले क्या होगा आपका? पहले होगा 3, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पूना सार्वजनिक सभा, उसके बाद हो जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन, फिर हो जाएगा मद्रास महाजन सभा, फिर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। नंबर 50 आपका जो क्वेश्चन है वो है, स्वामी महावीर के बाद जैन संघ का प्रधान कौन बना? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रधान कौन बना? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रधान बना सुधमा। ओके, ये आपका राइट आंसर है। 51 का क्वेश्चन जो है कि किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 27 जुलाई 1857 को ये प्रश्न पूछा है, क्या ये सैन्य द्रोह है अथवा ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है? ये सवाल किसने किया था? ये 51 का क्वेश्चन है। तो 51 का ये वक्तव्य हम लोग याद करते हैं, ये डिजरेली का है। ओके, और 52 क्वेश्चन जो है आपका कि चिकित्सकों में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था? यानी कि सभी यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए व्यक्ति जो है चिकित्सक थे गौतम बुद्ध का, और उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो 52 का आपका राइट आंसर होगा जीवक। ठीक है, जीवक के बारे में गौतम बुद्ध के पुस्तकों में हम विवरण पाते हैं। आपका 53 जो क्वेश्चन है, कूट की सहायता से संगम कालीन पांड्यों के प्रमुख पत्तनों यानी कि जहाँ पर जहाज जो है रुकते थे उनको कहते थे पतन, और नगरों की पहचान करे। ठीक है, पतन और नगरों की पहचान करे 53 क्वेश्चन का है। तो यहाँ 53 में है आपका राइट आंसर है 53 ए। क्या है? ए है। जो राइट आंसर में क्या था? 1 और 2। तो 1 और 2 में क्या आ रहा है आपका? यहाँ पर 1 में आ रहा कोरैकर और मदुरै। कोरैकर पतन था और नगर था मदुरै। कोरैकर और मदुरै। ठीक है, उसके हिसाब से आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ए। 54 क्वेश्चन है आपका, वल्लभी संवत अभिन्न है। वल्लभी संवत अभिन्न है यानी कि संबंधित है किससे है? वो है आपका गुप्त संवत से। वल्लभी संवत गुप्त संवत को भी कहते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर है आपका, ये कथन और कारण है और बताना है कि क्या आपके कथन को कारण सही स्पष्ट कर रहा है। तो आपका ए जो है कथन जो है, पुनर्जागरण काल की एक प्रमुख विशेषता, पुनर्जागरण काल की एक प्रमुख विशेषता विश्व का यूरोपीयकरण था तथा इसने महाद्वीप में नए विचारों, साहित्य तथा संस्कृति का अत्यधिक विकास किया। ये आपका कथन है। और कारण है आपका नए सामाजिक वर्गों के उदय ने, विशेष तौर पर पेशेवर मध्यम वर्ग ने पुनर्जागरण में अत्यधिक योगदान दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि यूरोपीयकरण तथा महाद्वीप में नए विचार, साहित्य तथा संस्कृति का अत्यधिक विकास पुनर्जागरण काल में हुआ। ये बिल्कुल सही है। और आपका जो है कारण है कि नए सामाजिक वर्गों के उदय ने, विशेष तौर पर पेशेवर मध्यम वर्ग ने पुनर्जागरण में अत्यधिक योगदान दिया। ये 55 है आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है क्या हो रहा है आपका?
कि दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या क्या है, आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 के बाद 56, आज का ये अंतिम प्रश्न है। चंपारण में कृषक असंतोष का क्या कारण था जिसे लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया? चंपारण में कृषक असंतोष का क्या कारण था, ये आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने किन असंतोष के कारण सत्याग्रह का शुरुआत किया था। तो ये 56 का राइट आंसर नथिंग, देयर इज अ गिवन। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन पढ़ना है कि ए में दमनकारी भू राजस्व मांग, जमींदारों द्वारा किसानों को उनकी भूमि से बेदखल किया जाना, और 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत नील की जबरन खेती। नेक्स्ट है राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही ज्यादतियां। तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने जो चंपारण आंदोलन किया था वो 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध किया था, जिसके अंतर्गत किसानों को जबरन नील की कृषि करवाई जाती थी। तो दोस्तों आज जो है 2017 का जो आपका क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है आपका अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे, तो आप हमारे साथ सहयोग बनाए रखें और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी लाभ पहुंचाएं और मुझे भी सपोर्ट करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।